तो दोस्तों जैसा कि बात करते हैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की बात करते हैं। अगर हमें इन एग्जामों को क्वालिफाई करना है तो हमें क्या करना होगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज तैयारी करना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट वाइज यदि हम तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं यदि आप देखें तो हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि समय बहुत कम है और आप देखें कि एक सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो जिसकी वजह से आपको क्या करना होगा कि बिल्कुल टॉपिक वाइज पूरी तैयारी करना होगा दोस्तों। तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपकी तैयारी करवाने वाला हूं बिल्कुल टॉपिक वाइज। चलिए आइए अब प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले जानने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि सरकार की शाखाओं के बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए यदि हम देखें तो हमारे देश में तीन प्रमुख स्तंभ हैं और यही तीन प्रमुख स्तंभ क्या करते हैं कि पूरे देश को रन कराते हैं या रन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों तो लेजिस्लेटिव है। अब लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे लेजिस्लेटिव के बजाय लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, तो इसे लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर कहा जाता है। और दूसरे बॉडी की बात करते हैं तो दूसरी प्रमुख बॉडी या शाखा कौन सी है दोस्तों, तो है एग्जीक्यूटिव है, और जिसे क्या कहा जाता है, कार्यपालिका कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं तो तीसरी प्रमुख बॉडी कौन सी है, जुडिशियल है या जुडिशरी की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट की अगर आप देखें तो तीन शाखाएं हैं दोस्तों, और ये तीनों ही शाखाओं की बात करते हैं तो तीनों ही क्या करते हैं कि देश को रन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं, हमने आपको बताया लेजिस्लेचर के बारे में। तो लेजिस्लेचर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो लेजिस्लेचर को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों विधायिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, तो इसे विधायिका कहा जाता है। फिर उसकी बात कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों कार्यपालिका कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हिंदी में कहा जाता है कार्यपालिका। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं या जुडिशियल की बात करते हैं तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, न्यायपालिका कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों न्यायपालिका कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट के तीन शाखाएं हैं या तीन ब्रांचेस हैं दोस्तों। और सबसे पहली बात करते हैं लेजिस्लेचर की बात करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं एग्जीक्यूटिव है, और एग्जीक्यूटिव को क्या कहा जाता है, कार्यपालिका कहा जाता है। और तीसरी बात कर लेते हैं तो तीसरी हमारी जो संस्था है या इंस्टीट्यूशन है वो है जुडिशरी, जिसे क्या कहा जाता है, न्यायपालिका कहा जाता है। आइए हम समझ लेते हैं सबसे पहले विधायिका के बारे में कि विधायिका जो हमारे इंस्टीट्यूशन है इसका काम क्या है। देखिए विधायिका की बात करते हैं दोस्तों, विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका जो हमारी संस्था है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कानून का निर्माण करना। अगर पूरे देश में किसी भी तरह के कानून की जरूरत पड़ती है, अगर पूरे देश में किसी भी तरह के कानून की जरूरत पड़ती है तो उस कानून को कौन बनाती है दोस्तों, तो विधायिका बनाती है। तो कानून का निर्माण करने वाली संस्था है, तो कानून के निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है दोस्तों, तो निर्माण करने वाली संस्था है वो है विधायिका है। ठीक है, तो एक ऐसी संस्था विधायिका क्या है, तो विधायिका एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करती है। ठीक है, ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, कार्यपालिका की बात कर लेते हैं। तो कार्यपालिका का काम क्या होता है, तो कार्यपालिका की बात करते हैं तो जिस कानून को विधायिका ने बनाया हुआ है, जिस कानून को विधायिका ने बनाया हुआ है यानी कि लेजिस्लेचर ने बनाया हुआ है, उस कानून को पूरे देश में लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास है, तो उस कानून को पूरे देश में लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों, तो कार्यपालिका की है। तो ध्यान रखना, तो पूरे देश में कानून को लागू करना, कानून की बात कर लेते हैं तो कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है, तो कार्यपालिका को दी गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं तो इसका काम क्या होता है, न्यायपालिका की बात करते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है अगर किसी ने कानून को तोड़ा, अगर किसी ने कानून को तोड़ा तो उस कानून के तहत क्या होता है, सजा देने का काम किसका है दोस्तों, तो सजा देने का काम किसका है, न्यायपालिका का है। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में जाना, सबसे पहले हमने जाना विधायिका के बारे में।
तो विधायिका एक ऐसी संस्था है जिसका काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना। फिर हमने आपको बताया कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका का काम क्या होता है, जिस कानून को विधायिका ने बनाया हुआ है उस कानून को कार्यपालिका क्या करती है, पूरे देश में लागू कर देती है। अब देखिए कार्यपालिका जो है पूरे देश में कानून को कैसे लागू करती है, तो इसके भी कई माध्यम हैं। जैसे कि बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या होता है कि कार्यपालिका बता देती है कि अब इस तरह के नया कानून बना हुआ है, अगर कोई कानून तोड़ता है तो इसके तहत एक सजा हो सकती है, ठीक है। या एक तरह से क्या होता है, नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं या प्रिंट मीडिया के माध्यम से सबको बता देती है। तो कई माध्यम है जिसके माध्यम से क्या होता है कि कार्यपालिका क्या करती है, पूरे देश के लोगों को ये बता देती है कि अब नया कानून एक बना हुआ है। फिर उसके बाद बात करते हैं तो न्यायपालिका क्या करती है, तो न्यायपालिका करती है दोस्तों सजा देने का काम करती है। यानी कि अगर किसी ने कानून को तोड़ा तो उस कानून के तहत जो सजा बनती है वो कौन देती है दोस्तों, तो न्यायपालिका देती है। अभी अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे विधायिका को तो आपको विधायिका कुछ और ही दिखाई देगी, और अगर आप कार्यपालिका को सर्च करेंगे, कार्यपालिका को सर्च करेंगे तो कुछ और आपको इंटरनेट पर दिखाई देगा दोस्तों। और न्यायपालिका को यदि आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो कुछ और दिखाई देगा। तो न्यायपालिका की भी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें ये बातें समझ में नहीं आई है। चलिए मैं आपको समझाता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से, कहीं जाइएगा नहीं, एक एक चीजों को देखते चलिए ताकि दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े। देखिए ये जो विधायिका है ना दोस्तों, इसे इसका एक अन्य नाम है, इसका एक अन्य नाम है, इसे क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा विधायिका का सरल नाम क्या है, तो विधायिका का सरल नाम या सरल नेम है दोस्तों संसद, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो पार्लियामेंट कहा जाता है। तो इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। ये वही पार्लियामेंट है जहां पर क्या होता है, नए कानून बनाए जाते हैं और पुराने कानून को संशोधन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अब अगर आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा पार्लियामेंट आप डालिएगा तो आपको पार्लियामेंट दिखाई दे देगी, यानी कि उसका चित्र आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो पहले जब एक तरह से विधायिका को आप सर्च करते थे तो आपको संसद दिखाई देती थी, लेकिन आप समझ नहीं पाते थे। तो ध्यान रखिएगा विधायिका एक वही संस्था है जो क्या करती है, कानून का निर्माण करती है दोस्तों। और विधायिका का अन्य नेम क्या है, संसद है। अब दूसरी बात करते हैं, कार्यपालिका की बात करते हैं। तो कार्यपालिका का सरल नेम क्या है, तो इसका सरल नेम है दोस्तों सरकार है। अब अगर आप इंटरनेट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालेंगे तो मोदी सरकार, आपको मोदी जी दिखाई देंगे, प्रधानमंत्री, और उनके साथ पूरी मंत्रिपरिषद दिखाई देगी। तो ये वही मोदी जी हैं, ये वही सरकार है जिसके कार्यपालिका के नाम से हम जानते हैं। तो ये क्या करती है, कानून को पूरे देश में लागू करती है। फिर उसके बाद बात करते हैं न्यायपालिका की बात करते हैं। तो हमारे देश में क्या है, इंटीग्रेशन सिस्टम है, यानी कि इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एकीकृत सिस्टम है। जैसा कि बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट, जिला लेवल पर यदि आप देखेंगे, जिले लेवल पर यदि आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और राज्य स्तर पर यदि आप देखेंगे तो हाई कोर्ट है, और पूरे देश के लिए अगर आप देखेंगे तो सबसे उच्च स्तर पर यदि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि अंतिम न्यायालय है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश की अंतिम न्यायालय है। मुझे लगता है कि यहां तक मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच चुकी है और आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं ताकि सारी चीजें रिवीजन हो जाए। देखिए मैंने आपको बताया विधायिका के बारे में, तो विधायिका क्या काम करती है, कानून का निर्माण करती है। और विधायिका का अन्य नेम क्या है, यानी कि सरल नेम क्या है, संसद है, जिसे क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कार्यपालिका की बात करते हैं। तो कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून को लागू करना होता है, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को। और कार्यपालिका का सरल नेम क्या है दोस्तों, तो सरकार है, यानी कि कार्यपालिका को सरकार के नाम से भी जानते हैं। न्यायपालिका की बात करते हैं तो इसका काम क्या होता है, जिस कानून को विधायिका ने बनाया हुआ है उसके तहत अगर कोई गलत काम करता है या कानून को तोड़ता है या वायलेंस करता है तो सजा देने का काम किसका है, न्यायपालिका का। न्यायपालिका के अंतर्गत हमने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने आपको समझा दिया है। चलिए अब आइए हम समझते हैं संसद के बारे में। अब आइए हम समझते हैं पार्लियामेंट के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, एक एक चीजों को समझते चलिएगा। देखिए पार्लियामेंट की बात करते हैं दोस्तों ना, तो भारत की संसद की बात करते हैं
तो इसके बारे में जो डिस्कशन किया गया है और किस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है, तो आर्टिकल 79 में डिस्कशन किया गया है। किसमें डिस्कशन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 79 में। तो आइए हम समझते हैं। देखिए संसद की बात करते हैं तो संसद के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है कि संसद का गठन कैसे होगा। तो संसद का गठन कैसे होगा या संसद क्या है, उसका काम क्या है, ये सारी बातें किसमें बताया गया है दोस्तों, तो आर्टिकल 79 में बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 79 में क्या बताया गया है, संसद के बारे में बताया गया है। तो आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि किस आर्टिकल में संसद के बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 79 में बताया गया है। अब संसद का गठन कैसे होता है, आइए हम समझते हैं। देखिए संसद के गठन के बारे में बात करते हैं तो तीन प्रमुख बॉडी है संसद के गठन में, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली तीन प्रमुख बॉडी है दोस्तों, या तीन प्रमुख ब्रांचेस है। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहली बात कर लेते हैं दोस्तों, तो लोकसभा है। पहली संस्था कौन सी है हमारी, लोकसभा है। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों लोअर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे अंग्रेजी में लोअर हाउस कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं तो दूसरी है दोस्तों राज्यसभा की बात करते हैं। अब राज्यसभा की बात करते हैं तो इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों अपर हाउस कहा जाता है। तो ये बातें भी लिख लीजिएगा ताकि आपको याद बना रहे सारा कुछ है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा प्रमुख बॉडी कौन सा है दोस्तों, तो तीसरा है राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को अंग्रेजी में आप जानते ही हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है, तो प्रेसिडेंट कहा जाता है, जो कि देश के प्रथम नागरिक होते हैं और देश का सर्वोच्च पद माना जाता है, राष्ट्रपति का पद माना जाता है। तो हमारे देश में अगर कोई प्रथम नागरिक माना जाता है तो वो भारत का राष्ट्रपति माना जाता है, और हमारे देश में अगर कोई सर्वोच्च पद है तो वह राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे देश में ये भी बातें हैं कि राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का होता है, और प्रधानमंत्री जो होता है कह सकते हैं उसके पास वास्तविक शक्ति होती है। जिस तरह से हमारे घर में क्या होता है, हमारे पिताजी और माताजी होती हैं, वैसे ही अगर आप देखें तो हमारे देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। आपको तो पता ही है पिताजी नाम मात्र के होते हैं और वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है, तो वास्तविक शक्ति होती है माताजी के हाथ में। तो जिस तरह से माताजी के हाथ में वास्तविक शक्ति होती है और पिताजी नाम मात्र के होते हैं, उसी तरह से यदि आप देखें तो हमारे देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में भी ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। चलिए अब आइए हम समझते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा की बात करते हैं दोस्तों, तो लोकसभा के बारे में किस आर्टिकल में चर्चा की गई है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन जाए कि आप हमें ये बता दीजिए कि लोकसभा को किस आर्टिकल में दर्शाया गया है, तो आप जरूर बता दीजिएगा आर्टिकल 81 में बताया गया है। चलिए आइए आप समझते हैं एक एक चीजों को लोकसभा के बारे में। देखिए समझिएगा अच्छे से, अगर कोई बातें ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, यानी कि कमेंट कर दीजिएगा। देखिए लोकसभा की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है निम्न सदन कहा जाता है। दूसरी बात कर लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उस व्यक्ति के पास क्या योग्यता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा यहां पर योग्यता की बात की गई है, ना कि एक तरह से क्वालिफिकेशन की बात की गई है। हमारे देश में पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ योग्यता का होना जरूरी है। तो ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो योग्यता की बात करते हैं तो व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भारत का क्या होना चाहिए दोस्तों, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली बात कर लेते हैं। दूसरी बात करते हैं 25 वर्ष के आयु कंप्लीट होनी चाहिए। तो 25 वर्ष के आयु क्या होनी चाहिए दोस्तों, कंप्लीट यानी कि पूर्ण होनी चाहिए। देखिए एक दिन भी कम नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा यहां पर न्यूनतम की बात की गई है लेकिन अधिकतम की कोई बात नहीं की गई है। यहां पर न्यूनतम की बात की गई है कि 25 वर्ष उम्र होनी ही चाहिए, लेकिन अधिकतम कितना भी चलेगा इसकी कोई बात नहीं की गई है, मतलब अधिकतम कितना भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरी बात करते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो लोकसभा के सदस्यों की बात करते हैं तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष होता है। दूसरी नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लोकसभा की बात करते हैं तो इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। तो लोकसभा की बात करते हैं तो इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अब अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, अब अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, एक मिनट दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए अस्थायी सदन की बात करते हैं तो अस्थायी सदन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर समय से पहले राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो समय से पहले की बात करते हैं तो समय से पहले की बात करते हैं राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए भंग का मतलब हो जाता है डिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि लोकसभा को खत्म कर सकते हैं और नई लोकसभा के गठन के बारे में बात कर सकते हैं या नई लोकसभा के गठन के बारे में कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि समय से पहले राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, इसे भंग कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति क्या अपने मन से कर सकते हैं, नहीं, राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकते हैं बल्कि प्रधानमंत्री जी के कहने पर ही ऐसा कर सकते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री और उनके साथ जो मंत्री परिषद होती है उनके सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लोकसभा में क्या जाना, सबसे पहले हमने जाना लोकसभा के बारे में कि इसे लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष आयु कंप्लीट होना चाहिए और 5 लोकसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 5 वर्ष होता है। और एक बात याद रखिएगा, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। आप तो जानते ही हैं पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब पागल किसे कहा जाता है आप तो जानते ही हैं, लेकिन दिवालिया किसे कहा जाता है हो सकता है आप ना जानते हो। देखिए जो व्यक्ति बैंक से पैसा लिया हो, जो व्यक्ति बैंक से पैसा लिया हो और बैंक के द्वारा पैसा मांगने पर पैसा ना दे रहा हो या हाथ खड़े कर दे कि भैया अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो बैंक क्या कर देती है, उसे बैंकरप्ट घोषित कर देती है। बैंकरप्ट घोषित कर देती है यानी कि दिवालिया घोषित कर देती है। और ऐसे लोगों की बात करते हैं तो ऐसे लोगों को लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता में हटा दिया गया है कि ये लोग अगर बन गए तो आप तो जानते हैं कि पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। अब बैंकरप्ट जैसे कोई एग्जांपल है क्या, तो बिल्कुल एग्जांपल है। वो एग्जांपल है, एक तो नीरव मोदी की बात करते हैं, हो सकता है नीरव मोदी को आप ना जानते हो, तो विजय माल्या को तो आप जानते ही होंगे। विजय माल्या जो है वो दिवालिया घोषित किया गया है यानी कि बैंकरप्ट घोषित किया गया है और ऐसे लोगों को लोकसभा का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में अगर आप देखें तो लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन जाता है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मालवंकर। तो कौन थे दोस्तों, गणेश वासुदेव मालवंकर की बात करते हैं। तो गणेश वासुदेव मालवंकर की बात करते हैं। एक कौन थे लोकसभा के, एक कौन थे लोकसभा के पहले स्पीकर थे। और नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान की बात करते हैं कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, आप तो इनके बारे में जानते ही होंगे, ओम बिरला की बात करते हैं। ठीक है, ओम बिरला की बात करते हैं तो ओम बिरला जो है वो अभी वर्तमान के लोकसभा के अध्यक्ष है। अब एक और बातें मैं आपको बता देता हूं कि ये लोकसभा के अध्यक्ष को चुना कैसे जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष को चुना कैसे जाता है। देखिए जब नई लोकसभा का गठन होता है ना तो उन्हीं में से किसी एक सदस्य को क्या कर लिया जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न ये बन सकता है कि आप हमें ये बता दीजिए, आप हमें ये बता दीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है, तो या कहां से चुना जाता है। तो ध्यान रखिएगा जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उसी में से किसी एक व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है।
अच्छा, ये जो अध्यक्ष होता है ना, इसका कार्यकाल तब तक चलता रहता है जब तक कि नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है। जैसे बात करते हैं अभी जो है 2000 जो अभी जो लोकसभा चल रही है 17वीं लोकसभा की बात करते हैं, ये लोकसभा 2024 में खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या होगा कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनका कार्यकाल बना रहेगा जब तक कि नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है। तो आपके एग्जामिनेशन में यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि आप ये बता दीजिए कि जब लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है, जब लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो फिर क्या अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है कि नहीं, मतलब कि नई लोकसभा तक? तो बता दीजिएगा, बिल्कुल नई लोकसभा तक क्या होता है, अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है, यानी कि अपने पद पर एक तरह से आसीन रहता है। चलिए, अब यहां पर एक और बात मैं आपको बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, अगर आप देखें, यहां मैं लिख देता हूं, हाँ देखिए, जैसा कि बात करते हैं धन विधेयक की बात करते हैं, धन विधेयक जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मनी बिल कहा जाता है। तो ये भी लिख लीजिएगा आप लोग, मनी बिल की बात करते हैं। तो ये जो मनी बिल होता है दोस्तों ना, इसे अनुच्छेद 110 के तहत, अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा में ही लाया जाता है। तो अनुच्छेद 110 के तहत इसे लोकसभा में ही लाया जाता है, या कोई भी बिल लाया जाएगा उस बिल को मनी बिल का निर्धारण कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। देखिए, क्या इसे राज्यसभा में भी भेजा जाता है क्या? बिल्कुल राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा में उस राज्यसभा के द्वारा दिए गए सुझाव को मानना ना मानना ये लोकसभा पर निर्भर करता है। तो ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे तो 14 दिन का समय दिया जाता है राज्यसभा को, ठीक है, कि आप अपने सूचना दे दीजिए जो भी आप बदलाव चाहते हैं। तो अगर राज्यसभा ने कुछ बदलाव करने की बात कही तो उसको लोकसभा माने या ना माने ये लोकसभा पर निर्भर करता है। और 14 दिनों तक अगर राज्यसभा जो है अपनी बात को नहीं बताता है या कुछ भी नहीं कहता है तो लोकसभा उसे पारित मान लेता है, ठीक है। तो इस मामले में अगर आप देखें तो धन विधेयक के मामले में यदि आप देखें तो लोकसभा जो है राज्यसभा से ज्यादा ही पावरफुल हो जाती है, ठीक है। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो धन विधेयक की बात करते हैं, तो धन विधेयक की बात करते हैं तो किस आर्टिकल के तहत लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो आर्टिकल 110 के तहत क्या किया जाता है, लोकसभा में धन विधेयक यानी कि मनी बिल को प्रस्तुत किया जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं सीटों के निर्धारण के बारे में, यानी कि अब हम ये देख लेते हैं कि सीट कितनी है। देखिए, अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा की बात करते हैं दोस्तों, तो लोकसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है, तो अधिकतम की बात करते हैं, यानी कि मैक्सिमम लिख देता हूं, ठीक है, या अधिकतम की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं दोस्तों, तो लोकसभा में जो अधिकतम सीटों का निर्धारण किया गया है 552 किया गया है। ये वाली बात जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, क्योंकि एक बार ये प्रश्न पहले भी बन चुका है आपके एग्जाम में कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है दोस्तों 552। अब वर्तमान में कितनी सीटें हैं, वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं। वर्तमान की बात करते हैं दोस्तों तो 545 जो सदस्य हैं अभी वर्तमान में है। कितने हैं, 545 की बात करते हैं। तो लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में 545 सदस्य जो है वर्तमान में एक तरह से आसीन है। दूसरी बात कर लेते हैं, यहां पर एक खास बातें आप लोगों को हो सकता ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप चिंता मत करिएगा, आपके एग्जाम में यहां से एक प्रश्न बन भी जाता है कई बार। इसमें जो दोस्तों दो मेंबर है ना, 545 में से दो हम घटा देंगे। 545 की बात करते हैं तो 545 में से हम दो घटा देते हैं, कितने हो जाएंगे, 543 हो जाएंगे। ये जो 543 सदस्य है ना, ये जो है जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी कि जनता के द्वारा निर्वाचित है। तो ध्यान रखिएगा, जनता के द्वारा एक इलेक्टेड है, ठीक है। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा, जो 543 मेंबर हैं ये जो है जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए हैं। ये जो दो सदस्य मैं क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि ये जो है एंग्लो इंडियन से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं, ठीक है, यानी कि ये जनता के द्वारा नहीं चुने गए हैं, बल्कि राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया हुआ है, इन्हें मनोनीत किया हुआ है।
इन्हें मनोनीत किया हुआ है, यानी कि बिना किसी इलेक्शन के सीधे ही इनके प्रतिनिधित्व को एक तरह से कह सकते हैं, या इनके कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति ने 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत किया हुआ है। लेकिन दोस्तों अब इनका काम खत्म हो चुका है। आंग्ल भारतीय समुदाय की बात करते हैं, अब इनको जो नियुक्त किया जाता था, यानी कि नामित किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था, ठीक है, अब इनका काम खत्म हो चुका है। अब क्या कर दिया गया है, एक नया बदलाव किया गया है, आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया गया है। आइए मैं आपको बताता हूं किस संशोधन के तहत। देखिए, जो आंग्ल समुदाय की बात करते हैं ना, आंग्ल भारतीय समुदाय की बात करते हैं, जिन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है, आंग्ल भारतीय समुदाय। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा है आखिर ये एंग्लो इंडियन है कौन, ठीक है, इनको क्यों एक तरह से इनके समुदाय से क्यों 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय है ना, ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल यदि आप देखें तो जो हमारे देश में पहले ब्रिटिशर्स रहा करते थे, इन लोगों ने क्या किया, भारतीय महिलाओं के साथ शादी कर लिया। तो भारत की महिलाओं की बात करते हैं और ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, तो इन दोनों की एक कम्युनिटी बन गई। तो इन्हें क्या कहा गया, यानी कि ब्रिटेन का कह सकते हैं आदमी पति और भारत की महिला की बात करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों का एक समुदाय यहां पर बन गया। तो इन्हें क्या कहा गया, आंग्ल भारतीय समुदाय कहा गया, यानी कि एंग्लो इंडियन कहा गया। तो इनके अब प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया, और किस संविधान संशोधन के तहत, तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, किस संविधान संशोधन के तहत। तो अगर आप देखें तो 104 जो मतलब 104 की बात करते हैं, तो संविधान संशोधन की बात करते हैं, संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम की बात करते हैं 2019 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अब जब 2024 में नई लोकसभा का गठन होगा, नई लोकसभा का गठन होगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब 2024 में नई लोकसभा का गठन होगा, तब क्या होगा, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं किया जाएगा। नई लोकसभा का गठन जब होगा, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं, इनके 2 सदस्यों को जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, अब नहीं करेंगे, राष्ट्रपति अब मनोनीत नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आप तो पूरी बात लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब मनोनीत नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब राष्ट्रपति 2024 से क्या नहीं करेंगे, जो आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को चुना जाता था दोस्तों, अब उन्हें चुना मतलब ये है जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, अब मनोनीत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम एक बार पीडीएफ पर अपने चलते हैं, कुछ बातें छूट रही हैं तो उनको भी हम कवर कर लेते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। लोकसभा या राज्यसभा या राष्ट्रपति की बात करते हैं, इतना बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा कि मैं गारंटी लेता हूं कि आपके तो प्रश्न नहीं गलत होंगे, बाकियों को हमें नहीं पता है। हाँ, अगर आप लोगों ने उन लोगों को भी शेयर कर दिया तो उनके भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे जो लोग एक तरह से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, संसद के बारे में हमने आपको बताया ही है, आर्टिकल 79 के बारे में, लेकिन कुछ और बातें संसद के बारे में लिख लेना, जो संविधान के भाग 5 में बताया गया है, और अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक है, तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। तो वहीं पर आप लिख लीजिएगा, जहां संसद आपने हेडिंग डाला था उसी के ऊपर आप ये वाली बात भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि 79 से लेकर 122 तक। कई बार आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, हमारे देश में क्या है कि जो एक तरह से अगर आप देखें तो भारतीय संविधान में कि हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि संसद के लिए अमेरिका के पैटर्न को नहीं अपनाया, मतलब अमेरिका का जो पैटर्न चल रहा था वो नहीं अपनाया, बल्कि ब्रिटेन का जो पैटर्न चल रहा था उसको अपना लिया। जैसा कि बात करते हैं, यहाँ कहने का मतलब ये है कि वहां की जो संसद है, अमेरिका की जो संसद है ना, उसे कांग्रेस कहा जाता है। एक तो पहली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा, अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। वहां के कांग्रेस यानी कि संसद में राष्ट्रपति जो होता है
संसद का अभिन्न अंग नहीं माना जाता है, लेकिन भारत में क्या है, जो संसद होती है उसका अभिन्न अंग माना जाता है राष्ट्रपति। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर संसद की बात करें तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट की बात करते हैं, इसका होना जरूरी है। तीनों में से कोई एक कम हो गया तो भारत की जो संसद होगी इनकम्प्लीट मानी जाएगी। तो हमारे देश में क्या किया गया है, ब्रिटिश में मतलब ब्रिटेन में जैसे संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, वैसे ही हमारे देश में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन हमने अमेरिका के पैटर्न को नहीं अपनाया है, जैसा कि वहां के संसद में अपनाया गया है। राष्ट्रपति जो होता है वहां की कांग्रेस का अभिन्न अंग नहीं माना जाता है। ये बातें याद रख लीजिएगा, ये कुछ बातें हैं याद रखने वाली, तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लोकसभा के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, तो इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है। इनका जो इलेक्शन होता है ना, ये लिख लीजिएगा, इनका इलेक्शन वहीं पर नीचे पॉइंट में लिख लेना। इनका चुनाव कैसे होता है, इनका चुनाव होता है दोस्तों प्रत्यक्ष होता है। तो ध्यान रखिएगा, इनका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष, यानी कि जनता के द्वारा ये चुने जाते हैं। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं, देखिए बात यह है कि जब लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, समझ लीजिए प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो रहा है। वैसे तो अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि लोकसभा के सदस्यों का इलेक्शन होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन जाए कि प्रधानमंत्री को जनता के द्वारा चुना जाता है, तो आप बता दीजिएगा ऐसा जो प्रश्न जो पूछा जा रहा है गलत है। प्रधानमंत्री को जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि लोकसभा के सदस्य को चुना जाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब ये बातें मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए दरअसल क्या है ना कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, इनको चुना जाता है। इनमें सबसे ज्यादा जो सीट पाता है, जैसे कि आप देखते हैं बीजेपी है, कांग्रेस है और सपा है, बहुजन समाजवादी पार्टियां, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं। जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो सब अपने अपने क्या करते हैं, एक तरह से सदस्यों को खड़ा करते हैं हर जगह से, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें जो भी पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेकर आती है, यानी कि जो पार्टी सबसे ज्यादा लोकसभा के सदस्यों को मतलब जीत लेती है या एक तरफ जिता लेती है, तो वो पार्टी क्या होती है, सरकार बनाती है। तो वो पार्टी क्या करती है, सरकार बनाती है। राष्ट्रपति क्या कहते हैं कि महोदय आपने क्या किया हुआ है, आपने क्या किया हुआ है, एक तरह से यदि आप देखें कि आपने एक तरह से सबसे ज्यादा सीट लेकर आए हुए हैं और इसके वजह से आप सरकार बना सकते हैं। तो वो पार्टी क्या करती है, डिसाइड करती है कि ठीक है अब हम सरकार तो बना सकते हैं, इसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन अन्य मंत्री बनेगा, पार्टी डिसाइड करती है, ठीक है। तो पार्टी क्या करती है, जो प्रधानमंत्री बनता है उसका लिस्ट में नाम ऊपर कर देते हैं कि भैया ये राष्ट्रपति को सॉरी जिसको प्रधानमंत्री बनना होता है उसका लिस्ट में नेम आगे कर देती है, बाकी जो अन्य मंत्री होते हैं उनका लिस्ट में नेम पीछे कर देते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय के पास उस लेटर को पहुंचा दिया जाता है या वो चीजें पहुंचा दी जाती है इनविटेशन को, और राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री को अपॉइंट कर देते हैं, यानी कि नियुक्त कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री का हमारे देश में इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, यानी कि नियुक्त किया जाता है, ठीक है। पार्टी डिसाइड करती है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्यों का इलेक्शन होता है, यानी कि चुनाव होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान रखना चाहें तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जो होता है और प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है, ठीक है। ये बातें आप भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 530 सदस्य जो होते हैं, 530 सदस्य जो होते हैं वे राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, और 20 जो होते हैं सदस्य अगर आप देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन जाता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि राज्यों से कितने प्रतिनिधि होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज्यों से 530 सदस्य होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो केंद्र शासित से कितने सदस्य होते हैं, तो 20 सदस्य होते हैं। अब एंग्लो इंडियन के बारे में हमने पहले ही बता दिया है, तो इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। एंग्लो इंडियन की बात करते हैं, यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय की बात करते हैं, तो 2 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
चलिए एक बार अगर आप वो तस्वीर देखना चाहते हैं तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552, मैंने पहले ही बताया है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो 545 सदस्य हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे 545 की बात करते हैं तो दो आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं जिन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। इनको राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है डायरेक्ट, बिना किसी इलेक्शन के। और 543 सदस्य जो होते हैं वे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि चुने गए हैं, ठीक है। जिसमें से 530 सदस्य ऐसे हैं जो राज्यों से चुने गए हैं। 28 राज्य की बात करते हैं ना, 28 राज्य की बात करते हैं, 28 राज्य की बात करते हैं तो 28 राज्य से 530 सदस्य चुने गए हैं। और 13 सदस्य की बात करते हैं तो 13 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए हैं। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ रही होगी, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। ये जो 552 सीट है ना, उसका डेटा है 552 जो सीट है तो उसका डेटा ए है, और वर्तमान के हिसाब से चले तो वर्तमान का डेटा आपका ए है, ठीक है। नहीं तो आप सोचे कि ये कुछ अलग बता दिया आपने। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ना, 20 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, यानी कि जब 552 अधिकतम सदस्य होंगे तब, जब 552 अधिकतम सदस्य होंगे तब की बात मैं कर रहा हूं। देखिए 530 की बात करते हैं प्लस 20 की बात करते हैं, 530 की बात करते हैं प्लस 20 की बात करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 550 हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं दो सदस्य कम पड़ रहे हैं, तो ये जो दो सदस्य कम पड़ रहे हैं ना, ये आंग्ल भारतीय समुदाय के होंगे। तो ये टोटल मिलाकर अब कितने हो गए? 552 सदस्य हो गए। मुझे लगता है कि अब आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो 552 का अगर डेटा की बात करते हैं, अगर 552 की डेटा की बात की जाएगी कि आप हमें ये बता दीजिए कि अधिकतम 552 जो सदस्य होंगे उसमें से आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने होंगे? तो दो आप ध्यान रखिएगा। राज्यों से कितने होंगे? 530 होंगे। केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो यहां से कितने होंगे? तो 20 होंगे, ठीक है। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब वर्तमान की तस्वीर के हिसाब से आपसे पूछा जाता है तब आप क्या बताएंगे? वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिसमें से 543 सदस्य ऐसे हैं जो राज्यों से चुने गए, सॉरी 543 सदस्य ऐसे हैं जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, और दो सदस्य ऐसे होते हैं या हैं जो आंग्ल भारतीय समुदाय से जिन्हें राष्ट्रपति ने मनोनीत किया हुआ है। अब इसमें भी डेटा है, इसका डेटा क्या कहता है? 543 की बात करते हैं तो 543 में से अगर आप देखेंगे तो 530 ऐसे सदस्य हैं जो राज्यों से चुने गए हैं, और 13 ऐसे सदस्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए हैं। मुझे लगता है कि यहां तक मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच गई होगी और आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। देखिए हमने आपको ये भी बताया था, अभी इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 है ना, इसके माध्यम से क्या किया गया है? एंग्लो इंडियन के समुदाय को जो विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता था उसे अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब 2024 में नई लोकसभा का गठन होगा तब आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत नहीं करेंगे, दो सदस्यों को। ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न जरूर बन सकता है, ठीक है, बाकी कहीं से बने या ना बने, क्योंकि आप जानते हैं संशोधन से प्रश्न बनते ही रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। एक तो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। ही हैज कंप्लीटेड 25 ईयर ओल्ड की बात करते हैं, एज की बात करते हैं। उसने क्या किया हो? 25 वर्ष अपनी आयु पूरा कर लिया हो। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं, और इसीलिए लोकसभा को क्या कहा गया है? अस्थायी सदन भी कहा गया है। मैंने पहले ही बता दिया है, आप लोगों ने लिख लिया है कि लोकसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है। अगर आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन जाए कि आप हमें बता दीजिए लोकसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, तब आप बताएंगे कि राष्ट्रपति समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यहां पर एक खास बात याद रखिएगा जो कि आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। देखिए जो मंत्री परिषद होती है ना, ये जो मंत्री परिषद, जो प्रधानमंत्री होता है उसके साथ जो अन्य मंत्री होते हैं उसे मंत्री परिषद कहा जाता है। जैसे अमित शाह की बात करते हैं, राजनाथ की बात करते हैं, और
निर्मला सीतारमण की बात करते हैं, और बहुत सारे मंत्री हैं जो पर्यावरण मंत्री की बात करते हैं। ठीक है, अलग अलग जो विभाग होते हैं उनके जो मंत्री हैं उन सभी को मिलाकर प्रधानमंत्री सहित को मिलाकर क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद कहा जाता है। ये मंत्री परिषद जो है ना, केवल और केवल देखिए, केवल और केवल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। तो ये वाला पॉइंट जरूर लिख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है। देखिए, मंत्री परिषद केवल और केवल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, जनता के प्रति मंत्री परिषद जिम्मेदार नहीं होती है। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, एक और बात मैं आपको बता देता हूं, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है। ये बातें भी लिख लीजिएगा। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये हो जाता है जब सरकार के पास मेजोरिटी नहीं होती है, यानी कि बहुमत नहीं होता है, तो विपक्षी दल वाले क्या करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया लोकसभा में, तो मान लीजिए सरकार को त्याग पत्र भी देना पड़ता है और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं पड़ता है, नहीं बचता है। अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न एक पूछ ले कि आप हमें ये बता दीजिए कि अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, तो सरकार को क्या करना पड़ता है, तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, तुरंत लिख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अनुच्छेद 110 के तहत धन बिल की बात करते हैं, यानी कि मनी बिल की बात करते हैं, तो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ये बातें भी हमने आपको बताया ही है। यहां पर एक और खास पॉइंट याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने वाला प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है और पास किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर नेशनल इमरजेंसी को और 1 साल तक बढ़ाना है या कुछ समय के लिए बढ़ाना है, तो उसे किसमें लाया जाता है, तो लोकसभा में ही लाया जाता है। उस प्रस्ताव को किसमें लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। अब ये नेशनल इमरजेंसी क्या है, आपके मन में तो ये बातें चल ही रही होंगी, आखिर नेशनल इमरजेंसी है क्या। देखिए, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं ना, तो इसे राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है। अब राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, तो इसके बारे में किस आर्टिकल में चर्चा की गई है, तो आर्टिकल 352 में इसके बारे में चर्चा की गई है। और राष्ट्रीय आपातकाल कौन लागू करता है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को कौन लागू करता है, तो कौन लागू करता है, राष्ट्रपति लागू करता है। अब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाता है, तो राष्ट्रपति आपातकाल तब लगाता है दोस्तों, राष्ट्रपति आपातकाल तब लगाता है जब हमारे देश पर कोई देश आक्रमण कर दे, या कह सकते हैं कि आक्रमण करने वाला हो इसकी आशंका हो, या हमारे देश के सैनिकों के द्वारा क्या कर दिया गया हो, विद्रोह कर दिया गया हो, या हमारे देश के सैनिकों के द्वारा दोस्तों विद्रोह कर दिया गया हो, तब राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देते हैं। देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है ना, नेशनल इमरजेंसी जब दोस्तों लागू होती है ना, तो जैसे कि लॉकडाउन की परिस्थिति को आपने देखा था ना, कि लॉकडाउन में आपने देखा था ना ये बातें, कि लॉकडाउन में बिल्कुल सुना साना, वैसे ही अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें आपको राष्ट्रीय आपातकाल के समय में दिखाई देंगी दोस्तों। तो आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न जरूर बन सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब और कौन लागू कर सकता है, तो जब हमारे देश पर कोई देश आक्रमण कर दे, जैसे पाकिस्तान हमारे देश पर आक्रमण कर दे, या उसकी बहुत ज्यादा संभावना हो, या हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो आर्मी, बीएसएफ और बहुत सारे सैनिक जो हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया हो, तब क्या किया जाता है, एक तरह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। ठीक है, तो जब बाह्य आक्रमण हो या सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया हो। ठीक है, अगर कोई लिख रहा है तो लिख सकता है, जब हमारे देश पर बाह्य आक्रमण की आशंका हो या हो गया हो, या हमारे देश के सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया हो, तब क्या किया जाता है, एक तरह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जाता है। कुछ लोगों के मन में एक और बातें चल रही होगी कि राष्ट्रीय आपातकाल जब इसे कहा जाता है तो राष्ट्रपति शासन क्या है। मुझे पता है कि आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि आखिर राष्ट्रपति शासन किसे कहा जाता है।
देखिए राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं ना, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। और इसकी बात किसमें की गई है, तो इसकी बात की गई है दोस्तों आर्टिकल 356 में की गई है। तो राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो किसमें बताया गया है राष्ट्रपति शासन के बारे में, तो आर्टिकल 356 में बताया गया है। आखिर ये 356 कहता क्या है, ये कहता है कि अगर कोई राज्य, जैसे कि 28 राज्य हमारे पास है ना, अगर कोई राज्य संविधान के अनुसार काम ना कर रहा हो, अगर कोई राज्य संविधान के अनुसार काम ना कर रहा हो, अगर कोई राज्य संविधान के अनुसार काम ना कर रहा हो दोस्तों, काम ना कर रहा हो, यानी कि कह सकते हैं कि वहां की जो व्यवस्था है बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है, सरकार किसी की बात ही ना मान रहे हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम ही ना कर रही हो। यहाँ राज्यपाल महोदय जो है परेशान हो चुके हैं। तो राज्यपाल महोदय क्या करते हैं ना, देखिए जो राज्यपाल होते हैं ना, गवर्नर ऑफ द स्टेट जिन्हें कहा जाता है, जो हर राज्यों में राज्यपाल होते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये वैसे तो केंद्र सरकार के एजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय को बता देते हैं कि देखिए महोदय, यहाँ पर ये राज्य है ना जहां आपने मुझे भेजा हुआ है, ये राज्य अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है, यानी कि संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, संविधान का वायलेंस करके काम कर रहा है। तो फिर राष्ट्रपति महोदय वहां पर क्या करते हैं, उस राज्य में दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। देखिए जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो पूरे देश में ये बातें ध्यान रखिएगा, जब 352 की बात की जाएगी तो पूरे देश की बात की जाएगी, जब 356 की बात की जाएगी तो किसी क्षेत्र विशेष में या किसी राज्य में, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र की बात कर सकते हैं या किसी राज्य की बात कर सकते हैं, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो वहां पर ही मतलब एक ही राज्य में क्या होगा कि वहीं पर सारे रोक टोक होंगे, बाकी जो राज्य होंगे वे आराम से काम करते रहेंगे। ठीक है, तो ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हमें ये बता दीजिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल ये है और राष्ट्रपति शासन ये है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल ये है, तो आखिर वित्तीय आपातकाल क्या है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये भी राष्ट्रपति के पास क्या है, वित्तीय आपातकाल भी है दोस्तों, एक शक्ति ये भी है। राष्ट्रपति महोदय के पास वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो वो भी उनके पास शक्ति है, लेकिन किस आर्टिकल में इसमें बताया गया है, किस आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा की गई है या किया गया है, तो आर्टिकल 360 में इसके बारे में चर्चा की गई है या किया गया है। अब वित्तीय आपातकाल कब लागू होता है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लागू होता है दोस्तों, जब हमारे देश में कह सकते हैं कि वित्तीय संकट आ जाए, जब हमारे देश में, लिख लीजिएगा, जब हमारे देश में वित्तीय संकट, और वित्तीय संकट का मतलब हो जाता है दोस्तों जब हमारे देश में पैसों की क्राइसिस आ जाए। एक पैसा हमारा वाला कोई काम नहीं करता है, जो आपके हाथ में रुपया है ना, ये कुछ नहीं है, केवल हमारे ही देश में चलता है। डॉलर ही हमें क्या करना पड़ता है, जब किसी दूसरे देश से कुछ खरीदना पड़ता है ना, तो उसके लिए हमें डॉलर की आवश्यकता होती है। और जब हमारे पास डॉलर बिल्कुल नाम मात्र के रह जाए दोस्तों, तब फिर क्या होता है कि समझ लो हमारे देश में वित्तीय संकट आ चुका है। जैसे कोरोना के टाइम पर था, जैसे कोरोना के टाइम पर वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, मतलब उस समय लागू करने की बात की जा रही थी क्योंकि समस्याएं बढ़ती जा रही थी, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। तो ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारे देश में अभी तक एक आध बार लागू हुआ है या नहीं, तो बोलो नहीं हुआ है, अभी तक इसका यूज हमने नहीं किया हुआ है। ये हमारा देश जो है बड़ा ही सौभाग्य वाला देश है, ये बड़ा ही सौभाग्य वाला देश है। आप सोचिए जहां पर एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लागू की गई है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये बता दीजिए कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो जाएगी तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सभी लोगों पर बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे, जैसे कि सरकार क्या कर रही है कि सड़क बना रही है, तो सड़क बनाने के लिए जो परियोजनाएं चल रही है उसको बंद कर सकती है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, कुछ लोगों की सैलरी रोक सकती है और बहुत सारी चीजें कर सकती है सरकार। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में पढ़ाऊंगा,
ठीक है, अभी क्या है कि जो कुछ समय की बात करते हैं, तो कुछ समय की जो बात करते हैं ये बातें आप ध्यान रखिएगा। जो अभी तत्काल में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं 360 दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अभी मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूं कि ताकि आपको जानकारी पहले से थोड़ी बहुत रहे। जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा ना, मैं गारंटी लेता हूं कि इसके बाद आपको जीवन भर नहीं पढ़ना पड़ेगा ये सब बातें। ठीक है, जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक, चलिए आइए हम अपने टॉपिक पर एक बार फिर से चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें अभी मिस हुआ है, उसको हम जरूर देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर राष्ट्रपति यानी कि नेशनल इमरजेंसी को जारी रखना है तो यह प्रस्ताव कहां पर लाया जा सकता है, तो यह प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि पास किया जा सकता है। अभी अगर देखा जाए, अब ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो नई लोकसभा का गठन होने वाला है। तो आपके एग्जामिनेशन में यहां से करंट से क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल फिलहाल में जो लोकसभा चल रही है, जिसमें हम चल रहे हैं ना, जिसमें हम चल रहे हैं, यानी कि मोदी जी अभी प्रधानमंत्री बने हुए हैं ना, अभी हाल फिलहाल वाली जो लोकसभा चल रही है ना, वो कौन सी है? वो 17वीं लोकसभा है। वो कौन सी लोकसभा है? तो 17वीं लोकसभा है। ये बातें ध्यान रखिएगा। और इस लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो 13 मई 2019 को, तो ये 13 मई 2019 को 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था। और ये 23 मई 2019 को 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था। अब जो आगे 2024 में 23 मई आएगा ना, 23 मई 2024 आएगा, तो उस समय क्या होगा कि इस लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो प्रथम बैठक से की जाती है बातें अंतिम बैठक तक। ठीक है, लेकिन ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा जो हमने आपको बताया हुआ है। यहां पर एक बहुत खास पॉइंट मैं आपको बताने चल रहा हूं, जो आपके एग्जामिनेशन में एक प्रश्न बन ही सकता है। देखिए, हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति को भारत देश का नागरिक बनना है तो उसे उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। और साथ ही साथ वोट देने का भी जो अधिकार उसे दिया गया है वो दिया गया है 18 वर्ष की ही बात करते हैं। तो 18 वर्ष का व्यक्ति भारत देश का नागरिक बन जाता है और मत देने का अधिकार पा जाता है। या कह सकते हैं जो व्यक्ति भारत में मत देने का अधिकार पा जाता है वही व्यक्ति भारत देश का नागरिक बन जाता है। लेकिन कब ऐसा होता है? तो 18 वर्ष की आयु में ऐसा होता है। एक और बातें मैं आपको बताऊं, दरअसल क्या हुआ था कि एक बार पहले क्या था हमारे देश में, यदि आप देखेंगे तो मत देने की जो आयु थी दोस्तों वो 21 वर्ष थी। मत देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। लेकिन हमारे संविधान में एक संशोधन करना पड़ा और कहा गया कि 21 वर्ष अगर आप देखें तो ये जरूरी नहीं है, 21 वर्ष काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमारे संविधान में एक संशोधन करना पड़ा। और वो संविधान संशोधन कौन सा था दोस्तों? तो वो था 61वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा क्या किया जाता है कि मत देने की जो आयु है दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया जाता है? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। तो इसको भी तुरंत अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। देखिए, जितनी बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप नोट डाउन करते चलिए। पीडीएफ सीडीएफ के चक्कर में मत पड़िएगा। पीडीएफ आप जानते हैं कि बस आपके मोबाइल में आ जाएगी, लेकिन उसका कुछ भी यूज नहीं होगा। तो पीडीएफ के चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे, बल्कि लिखने पर विश्वास करेंगे, क्योंकि आपके हाथों का लिखा हुआ आप समझ जाएंगे और एक बार में आप उसे रिकॉल कर लेंगे। तो नोट्स जरूर बनाते चलिए, क्योंकि बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर से चीजें नहीं आएंगी। सोचिए, अभी तक लोकसभा ही नहीं खत्म हुआ। लोकसभा में इतना सारा डेटा है ना, अभी तक लोकसभा ही खत्म नहीं हुआ। सारे पॉइंट को मैं कवर करके दूंगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा क्या किया गया? 21 वर्ष से मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। एक और बातें लिख लीजिएगा, पहली बार लोकसभा का गठन यानी कि चुनाव कब हुआ था? तो पहली बार जो इलेक्शन हुआ था 1952 में हुआ था। तो पहली बार इलेक्शन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ये बातें ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन होता है?
तो जो लोकसभा का अध्यक्ष वह सदस्य होता है जो सदनों के सदस्यों में से चुना जाता है वो, और सदन की अध्यक्षता करता है, उसे क्या कहा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। तो ये बातें तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है, और लोकसभा के अध्यक्ष को एक और नाम से जाना जाता है, पीठासीन अधिकारी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पीठासीन अधिकारी कौन होता है तो आप बता दीजिएगा कि पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है, या राज्यसभा का जो सभापति होता है उसे भी पीठासीन अधिकारी ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब कुछ क्या खास बातें हैं, क्या बिल्कुल खास बातें हैं। मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, लोकसभा का पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के दोस्तों पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवंकर। इनका कार्यकाल लिख लीजिएगा, वैसे पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन फिर भी अगर पूछा गया तो लिख लीजिए 1952 से 56। ठीक है, कभी कभी आपसे आप जानते हैं चिट्टू पिंटू प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन जाता है, और जो कि आप गलत करके आ जाते हैं सिली क्वेश्चन ना। एक बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, हु वाज द फर्स्ट, विमन की बात करते हैं, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, इसको जरूर लिख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। देखिए ये महिला है, 2009 में चुनी गई थी, तो ध्यान रखिएगा मीरा कुमार जो है एक महिला है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो है मीरा कुमार है। और यहां पर मैंने आपको बताया ही है, पहले ही बताया था, लेकिन किस आर्टिकल में, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो अनुच्छेद 75 के तहत। तो ध्यान रखिएगा जो मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होता है उनके साथ जो मंत्री होते हैं उन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है, मंत्रिपरिषद कहा जाता है। और ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जनता के प्रति इनकी जवाबदेही नहीं होती है, ये जनता के प्रति किसी भी तरह के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि एक किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, ये जो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, वहां पर क्वेश्चन में या ऑप्शन में बन सकता है कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं, जो मंत्रिपरिषद होते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, क्या वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आप बता दीजिएगा कि जनता के प्रति तो उनका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, बल्कि लोकसभा के प्रति वे उत्तरदायी होते हैं, यानी कि उनका जो मतलब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके प्रति होती है, तो लोकसभा के प्रति होती है। ठीक है, तो जनता के प्रति होती नहीं होती है, इसीलिए जनता को पागल बनाते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। अब 16वीं लोकसभा के बाद जो 16वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थी दोस्तों, सुमित्रा महाजन थी, छोड़ दीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, आप जानते ही हैं। चलिए यहां पर एक और खास बात, इसको तो तुरंत लिख लीजिए, लोकसभा में कोरम की बात करते हैं, कोरम की बात करते हैं तो गणपूर्ति जिसे कहा जाता है, पूरा करने के लिए कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए, तो 1/10 सदस्य होने चाहिए। अब 543 में से या 545 में 1/10 निकाल लीजिएगा, और जितने सदस्य बनेंगे वो एक तरह से लोकसभा के स्पीकर मतलब वो कोरम कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि लोकसभा में गणपूर्ति के को पूरा करने के लिए कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए। देखिए लोकसभा या संसद की बात करते हैं, पूरे संसद भी अगर पॉइंट आ जाता है तब भी वही आप बता दीजिएगा कि संसद को चलाने के लिए कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, राज्यसभा में 1/10 के मतलब हो जाता है 25 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, लोकसभा में आप निकाल लीजिएगा 1/10 का, 545 का 1/10 निकाल लीजिएगा। अच्छा, एक जो गणपूर्ति का मतलब क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए जैसे एक क्लास होती है, जिस क्लास में आप पढ़ने जाते हैं उस क्लास में मान लेते हैं 20 से 25 छात्र हैं। ठीक है, तो कम से कम 20 से 25 छात्रों में से 1/10 मेंबर 10 स्टूडेंट होने ही चाहिए। ठीक है, तभी क्लास आगे रनिंग होगी, नहीं तो नहीं रनिंग होगी। उसी तरह से लोकसभा या राज्यसभा या संसद की बात करते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, यानी कि संसद भी तभी चलती है दोस्तों जब 1/10 मेंबर होंगे, तभी संसद आगे रनिंग होगी, यानी कि चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता है,
तो कब बढ़ाया जा सकता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन तब बढ़ाया जा सकता है जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं, लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं, लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं। तो लोकसभा के कार्यकाल को तब बढ़ाया जा सकता है जब दोस्तों क्या हो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, तब लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है? मैंने बता ही दिया है। तो अध्यक्ष कहा जाता है, अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। ये बातें स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था, ये बातें हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो ध्यान रखिएगा। लोकसभा भंग होने के बाद भी उसका अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है जब तक कि अगला सदन जो है उसके स्थान पर नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है। तब तक क्या होगा कि लोकसभा का जो पुराना अध्यक्ष होगा अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, अगर अध्यक्ष ना हो तो एक उपाध्यक्ष को भी चुना जाता है, सदन द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है, यानी कि उपाध्यक्ष क्या करता है, उसकी उपस्थिति में बैठक करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर अध्यक्ष ना हो तो, अगर लोकसभा का अध्यक्ष ना हो तो फिर क्या होगा? तो एक उपाध्यक्ष भी चुना जाता है, पहले ही एक उपाध्यक्ष भी होता है, तो वो उपाध्यक्ष क्या करेगा? लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो आपसे अगर एग्जाम में ये बन जाए कि लोकसभा को जो अध्यक्ष होता है अगर वो अनुपस्थित होगा तब क्या होगा, वो अनुपस्थित होगा तब क्या होगा, तो फिर लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो अध्यक्षता करेगा। अच्छा, ये बातें भी ध्यान रखिएगा कि अभी जो 17वीं लोकसभा चल रही है ना, इसमें किसी भी उपाध्यक्ष को नहीं चुना गया है। ठीक है, तो अगर इंटरनेट पे आप खोजेंगे तो मिलेंगे नहीं। जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने एक काम नहीं किया है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बातें याद रख लीजिएगा, अब आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीटें कहां पर लोकसभा की हैं? मतलब मैं आपको ये बताने चल रहा हूं सीटों के मतलब स्टेट वाइज कहां पर कितनी सीटें हैं। ज्यादा तो नहीं, क्योंकि 28 राज्यों की बात करते हैं तो भला कौन ही याद कर पाएगा 28 राज्य के, लेकिन मेन जो है वो मैं बता दे रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में यदि आप देखें तो लोकसभा की सीटें 80 हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीटें कहां पर हैं? लोकसभा में है, सॉरी उत्तर प्रदेश में है लोकसभा की सीटें। उसके बाद बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं जिसे वेस्ट बंगाल कहा जाता है, 42 सीटें हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पर 39 सीटें हैं। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर 29 सीटें हैं। ठीक है, और बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पर 40 सीटें हैं। आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है, यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है। ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा सीटें कहां पर हैं। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। ठीक है, ये लास्ट सेशन होगा, क्वेश्चन 5-6 है वो करवा देता हूं, फिर राज्यसभा के बारे में अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप देखो, यूटीज की बात करते हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात यदि हम करें दोस्तों, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो दिल्ली में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? तो 7 सीटें हैं। तो दिल्ली लिख लीजिएगा, दिल्ली में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 7 हैं। दादर नगर हवेली दमन एंड दीव की बात करते हैं, यहाँ पर 2 सीटें हैं। और जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कहीं आप भूल जाए तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपका गलत हो सकता है। देखिए, थोड़ा सी मेहनत कर लीजिए हमारे साथ, बस थोड़ा सी मेहनत कर लीजिए। मैं कहता हूं कि आपके प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं गलत होंगे, मैं दावा करता हूं। सोचिए, आप लोकसभा को इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूं, लोकसभा को इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूं, इतनी बड़ी वीडियो बन चुकी है। आप सोचिए एक बार लोकसभा को, अब सोचिए कि कहां से क्वेश्चन बनेंगे। जितना मैंने डेटा आपको अभी तक दे दिया है, इससे बाहर तो कोई डेटा आएगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो आएगा कहां से? कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं लोकसभा के बारे में। इसी तरह से राज्यसभा के बारे में पढ़ा दूंगा और प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा दूंगा। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको लोकसभा के बारे में बताया ना, इसी के साथ साथ मैं आपको विधानसभा के राज्यसभा को पढ़ाकर फिर उसके बाद विधानसभा के बारे में मैं बताऊंगा। चलिए, यहां पर एक और नई बातें लिख लीजिए। आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न तो बन ही सकता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं
कि नई संसद भवन बना हुआ है, और नए संसद भवन की बात करते हैं तो नई लोकसभा भी उसमें है। और नई लोकसभा के हॉल में अगर आप देखेंगे तो कितने सीटें बनाई गई हैं बैठने के लिए, तो 888 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, नई लोकसभा जो है, मतलब जो नई संसद है उसमें जो लोकसभा है उसमें 888 सीटें बनाई गई हैं कि बैठ सकते हैं। तो बैठने की व्यवस्था इतनी की गई है, अच्छी बात है, क्योंकि भविष्य में आप देख ही रहे हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। तो आप तो जानते हैं जब सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है तो यहाँ पर फिर सीटें भी बढ़ेंगी आगे चलकर। तो जब सीटें बढ़ेंगी दोस्तों, जब सीटें बढ़ेंगी तो फिर जरूरत पड़ेगी, तो फिर सरकार को क्या दोबारा नया संसद भवन बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, सरकार ने पहले ही देख लिया है भविष्य, इसीलिए सरकार ने ऐसा काम किया हुआ है। आइए हम 2 4 5 प्रश्न कर लेते हैं ताकि हमारे जो जीवन की समस्या हो पूरी तरीके से कम हो जाए। एक एक प्रश्न को हम कर लेते हैं। जिस तरह से हमने आपको लोकसभा पढ़ा दिया है दोस्तों, अब इसके प्रश्नों को भी देख लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? आप बताइए कि निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? पहला ऑप्शन कहता है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन कहता है राज्यसभा, और तीसरा कहता है उपर्युक्त दोनों, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। आप सोचिए कि मैंने कितना बेहतर तरीके से पढ़ाया था। याद करिए आप लोग, देखिए याद करिए, देखिए यहीं पर मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है जनता के द्वारा चुना जाता है, और जनता मतलब यहां पर मैंने लिखाया था प्रत्यक्ष चुना जाता है। अब आपको विश्वास हुआ कि नहीं? जो पॉइंट मैंने पढ़ाया था वो पॉइंट आपको देखने मिल रहा है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं यहां पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? तो है दोस्तों लोकसभा है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई छात्र इस तरह के प्रश्न को गलत करेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो एक यहाँ पर पॉइंट भी आपको मिल जाएगा, और आप लोग क्या करिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा, कुछ नई बातें जो छूट गई थी। ठीक है, लोकसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है? पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों 6 महीने, दूसरा ऑप्शन कहता है 9 महीने, और तीसरा ऑप्शन कहता है 2 महीने, और चौथा ऑप्शन कहता है 3 महीने। देखिए ये बातें मैंने क्यों लिख दिया है, क्योंकि कुछ बातें आप क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए लोकसभा की ही बात नहीं है, यहां पर आप देखें ना तो संसद की बात की जाती है। ठीक है, संसद का मतलब लोकसभा या राज्यसभा, समझिएगा इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए अगर कोई संसद का सदस्य, और जहां पर भी संसद लिखुट है वहां पर आप समझ लीजिएगा कि लोकसभा की बात की जाएगी और साथ ही साथ राज्यसभा की भी बात की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई संसद मतलब कि संसद का जो सदस्य है, संसद का जो सदस्य है दोस्तों, वो क्या करता है 60 दिनों तक बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी सूचना के, 60 दिनों तक बिना किसी इंफॉर्मेशन या बिना किसी सूचना के दोस्तों, बिना किसी सूचना की बात करते हैं तो बिना किसी सूचना के वो गायब रहता है, यानी कि अनुपस्थित रहता है। अनुपस्थित की बात करते हैं, अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, यानी कि समाप्त हो जाएगी। तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा उसकी सदस्यता, चाहे वो लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करते हैं, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी दोस्तों, समाप्त हो जाएगी। ये बातें भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो अगर कोई संसद का सदस्य 60 दिनों तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है तो फिर उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब कुछ लोग यहां पर समझ नहीं पा रहे होंगे कि इसका जवाब हम कैसे दें। अगर किसी को मैथ आती होगी ना तो वो थोड़ा से मैथ का भी लॉजिक लगा लिया करे। देखो जीएस में भी मैथ के लॉजिक लगते हैं,
जीएस में भी मैथ के लॉजिक लगते हैं, लेकिन आपको लगाना आना चाहिए, आपका ध्यान जो होना चाहिए बिल्कुल कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए क्वेश्चन पर, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल के हिसाब से आपका निकल जाएगा। देखिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए 1 महीने में कितने दिन होते हैं, तो आप तो जानते हैं 30 दिन, और 2 महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन, हमने बताया था 60 दिन, और 60 दिन इज इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा 2 महीने हो जाएगा। जब 2 महीने हो जाएगा तो 2 महीना कौन सा है, तो यहाँ पर सी है, आराम से बता दीजिए। तो 2 महीना यहाँ पर क्या हो जाता है 2 महीना। देखिए आप सोचिए कितना आपको पागल बना दिया। आप टीचर ये क्या करता है या कोचिंग वाले क्या करते हैं, कई बार आपको ये लिखा देते हैं कि 60 दिनों तक, और वहां पर आप 60 ढूंढ रहे हैं, 60 मिल नहीं रहा है, और यहाँ पर आपसे महीने बोल दिया है। आप सोचिए आप महीने अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, और फिर कोचिंग वालों से जाकर पूछेंगे कि देखिए आपने बोला था कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, मतलब जो पढ़ाएंगे पक्का आएगा। तो फिर वहां पर क्या होगा, गलती आपने किया है लेकिन ब्लेम किसी और पर आप लगा दे रहे हैं। तो आप समझिए चीजों को, ठीक है। क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन में क्या था, लोकसभा के किसी भी सदस्य की बात करते हैं या संसद की बात कर लेते हैं। संसद के किसी भी सदस्य की बात करते हैं तो सदस्यता कितने दिनों तक लगातार बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी दोस्तों, तो 2 महीने। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को देख लेते हैं, बस ज्यादा नहीं 2-3 प्रश्न और है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक है, लेकिन किस अवस्था में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। वो कौन सी सिचुएशन होगी जब लोकसभा के कार्यकाल को भी बढ़ाया जा सकता है। याद करिए, वैसे मैंने बताया अभी कुछ बोलूंगा नहीं। पहला ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय लेना चाहे तो ले सकता है, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कमिश्नर होता है, क्या वो ऐसा कर सकता है क्या, या जब युद्ध चल रहा हो, या जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, या राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। बताइए, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। लोकसभा के कार्यकाल को कब बढ़ाया जा सकता है, कौन सी वो स्थिति होगी, याद करिए मैंने बताया है। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए मैंने आपको बताया था जब हमारे देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लागू हो, तब लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब अगर जो कार्यकाल अगर आप देखें नेशनल इमरजेंसी अगर खत्म हो जाती है तो फिर क्या होता है 6 महीने से ज्यादा एक तरह से लोकसभा नहीं रनिंग होगी और फिर नया चुनाव कराना होगा। वो बातें मैं बात बता दूंगा, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। चलिए मैंने आपको क्या बताया, लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं तो वो कौन सी अवस्था होगी जब 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, तब 5 वर्ष से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब। आप सोच रहे होंगे कि जब युद्ध चल रहा हो तब, देखिए जब युद्ध चल रहा हो तब, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है ना, यहाँ डिनोट किया गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, साफ साफ जब लिखा गया है तो आप यहाँ पर कोई आप चीजें बदलेंगे ही नहीं, तो फिर आपको यही सही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ना लिखा गया होता तो एक बार आप इसको लगाते तो चल जाता, नहीं तो फिर यही सही होता, ठीक, यही सही रहेगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं, वही बातें मैं आपको बताने चल रहा हूं जो मैंने पहले बताया था। आपातकाल के समय में संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है, यही बातें मैंने आपसे बोला था ना कि आने वाले क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूं। तो आपातकाल के समय में जब इमरजेंसी लागू हो तो लोकसभा के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन कहता है 2 वर्ष के लिए, दूसरा ऑप्शन कहता है 3 वर्ष के लिए, चौथा ऑप्शन कहता है तीसरा ऑप्शन कहता है 6 महीने के लिए, और चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों 1 वर्ष के लिए। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए कि आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए दोस्तों बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलिए यहां पर ऑप्शन के हिसाब से डी सही है। अब फिर से हम बढ़ते हैं आगे। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम। आपको ये बताना है कि इस राज्य में कितनी ज्यादा सीटें हैं, ठीक है, क्रम आपको बताना है। सबसे पहली बात करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। दूसरा ऑप्शन कहता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार
तीसरा ऑप्शन कहता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और चौथा ऑप्शन कहता है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को तो गलत आप मत करिएगा। अब ऐसा प्रश्न गलत हो जाता है तो समझ लीजिए आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया हुआ है, यानी कि जो मैंने आपको लिखाया हुआ है आपने सही से नहीं पढ़ा हुआ है। तो देखिए याद करिए, सबसे ज्यादा सीटें कहां पर हैं? सबसे ज्यादा सीटें हैं यूपी में है। कितनी सीटें हैं? 80 की बात करते हैं। उसके बाद दूसरे स्थान की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल की सीटें हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व के आधार में राज्यों का सही क्रम होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सोचिए अब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, लगता है मास्टर ने सही नहीं पढ़ाया था। नहीं नहीं, मेरे क्वेश्चन सही हो जाते। जबकि आप देखिए कि मैंने सारी चीजें अच्छे से पढ़ा दिया हुआ है, तो आपको सारी बातें ध्यान रखना होगा, कुछ भी आपको मिस करके नहीं जाना है, मतलब आपको कोई गलती नहीं करना। देखिए मैं हमेशा ये बातें बोलता हूं, जो लोग हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं, मैं कहता हूं कि मेरे तरफ से कोई गलती नहीं होगी, आप अपने तरफ से कोई गलती मत करना। मतलब हमारी टीम की तरफ से या हमारे द्वारा कोई गलती नहीं होगी, आपकी तरफ से कोई गलती ना हो, क्योंकि हम पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे सारी चीजों को। ठीक है, तो आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बस 2-3 प्रश्न और है। लोकसभा में किस संघ शासित प्रदेश के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है? यानी कि लोकसभा में किस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा ऑप्शन कहता है दिल्ली, और चौथा ऑप्शन कहता है पांडिचेरी। अब ऐसा प्रश्न गलत हो जाए तो समझ लीजिए कि हमने सही से नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो सोचिए अभी मैंने पढ़ाया था, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, नोट्स में जल्दी से पलट कर देख लीजिए, जल्दी से नोट्स को एक बार पलटाइए, जल्दी से एक बार नोट्स को पलटाइए। ठीक है, तो लोकसभा में सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रतिनिधित्व है दोस्तों तो है दिल्ली का है, और दिल्ली के अगर आप देखेंगे तो 7 सीटें दी गई हैं, यानी कि दिल्ली को लोकसभा में 7 सीटें निर्धारित की गई हैं। कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? तो 7 सीटें। यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो दिल्ली है ना, इसके पास खुद की अपनी विधानसभा है, इसके पास अपनी खुद की विधानसभा है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ना, इसके पास स्वयं के अपने हाईकोर्ट भी है, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से उच्च न्यायालय भी है। क्या और किसी के पास है क्या? हाँ, पांडिचेरी है ना, पांडिचेरी के पास भी अपनी विधानसभा है। तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में वो कौन से 2 राज्य हैं जिनके पास खुद की विधानसभा है? तो एक तो दिल्ली है और दूसरा है दोस्तों पांडिचेरी है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न याद रखिएगा कि वो कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास स्वयं की विधानसभा है दोस्तों, तो वो है दोस्तों दिल्ली और पांडिचेरी को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, यहां से प्रश्न बनता रहता है। एक क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि ये जो यहाँ की विधानसभा के सदस्य है ना, ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति को वोट देते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं और 28 राज्यों के जितने भी एक तरह से निर्वाचित सदस्य होते हैं, और साथ ही साथ यदि आप देखें तो 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, इनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे सारे लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति को क्या करते हैं, वोट देते हैं। ठीक है, ये बातें मैं राष्ट्रपति जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हिसाब से दूसरा है? आपको ये बताना है कि दूसरा मतलब कि दूसरे में मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा एक सीट होगी, मतलब ऐसा राज्य आप तो जानते होंगे, और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य होगा जिसकी सीटें दूसरे नंबर पर आएंगी, लोकसभा की ज्यादा सीटें हैं। पहला ऑप्शन कहता है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन कहता है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन कहता है बिहार, और चौथा ऑप्शन तो आप जानते हैं महाराष्ट्र। अब ऐसा प्रश्न तो गलत आपसे नहीं होना चाहिए। याद करिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे जो ज्यादा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ है। यहां पर ये पूछा जा रहा है दूसरा राज्य कौन सा है,
तो दूसरे राज्य को ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सीटें दूसरे नंबर पर यदि आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में सीटें हैं दोस्तों, ये बातें भूलिएगा नहीं। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। बस दो प्रश्न बचे हुए हैं, बस दो प्रश्न बचे हुए हैं, देख लेते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? याद करिए, मैंने आपको बताया हुआ है मिनिमम एज की बात की गई है, अधिकतम की कोई बात नहीं की गई है। पहला ऑप्शन कहता है 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन कहता है 35 वर्ष, तीसरा ऑप्शन कहता है 21 वर्ष और चौथा ऑप्शन कहता है 25 वर्ष। यहां पर मैं आपको दो चार पॉइंट और भी बता दूंगा इसी के साथ। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब देने में आपको तो दिक्कत होगी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। तो देखिए 25 वर्ष किसकी होगी? अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और अगर किसी व्यक्ति को विधानसभा का भी सदस्य बनना है तो भी उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर किसी व्यक्ति को प्रधान बनना है, यानी कि ग्राम प्रधान की बात करते हैं, और यदि उसे शहरों में पार्षद की बात करते हैं, किसी को पार्षद बनना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है, अगर किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है, या किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनना है, या किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनना है, या किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है, क्या बनना है? राज्यपाल बनना है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, इसकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और 30 वर्ष की बात करते हैं तो 30 वर्ष अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो राज्यसभा का सदस्य बनना है, या किसी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य बनना है। किसका? विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं, उसका सदस्य बनना है तो उस व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। देखिए मैंने कितना बढ़िया बता दिया ना। अब इससे ज्यादा उम्र से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर उम्र से क्वेश्चन बना तो बस इतना ही बन पाएगा। 25 वर्ष किनके लिए? लोकसभा के सदस्यों के लिए और विधानसभा के सदस्यों के लिए, लिख लीजिए इसको तुरंत। और 21 वर्ष किसके लिए? अगर किसी को ग्राम प्रधान बनना है या किसी को पार्षद बनना है तो उसके लिए भी 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर किसी 35 वर्ष की बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है और राज्यपाल बनना है तो इसके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। और आप सोचिए कि किसी 30 वर्ष की बात करते हैं तो 30 वर्ष किसके लिए बताया गया है? तो अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है या किसी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य बनना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनना है, तो उसकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। तो तुरंत के तुरंत इसे आप क्या कर लीजिए, एक तरह से लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। देखिए ऐसी बातें अगर एक बार अपने दिमाग में आपने सेट कर लिया ना, मैं गारंटी लेता हूं कि इसके बाद आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। इससे ज्यादा उम्रों की कोई बात नहीं की गई है कहीं पर। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा, यही मेन उम्र है बस। ठीक है, एक और बातें मैं आपको बता देता हूं यहीं पर। अधिकतम की बात करते हैं, वैसे तो एक प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाएगी। 65 वर्ष की बात करते हैं, 65 वर्ष की बात करते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं ना, वे रिटायर्ड कितने साल में होते हैं? तो 65 वर्ष के जब उम्र आ जाती है तब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वे रिटायर हो जाते हैं। एक मिनट, यहां 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के लिए, अरे यार ये वाली बातें कंफ्यूज हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं या हाई कोर्ट, चलो इसको मुझे याद नहीं आ रहा है यार, 65 वर्ष, ये दोनों में कंफ्यूज है। ठीक है, चलो मैं बता दूंगा इसको, मैं कल की क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूंगा। शायद एक 62 वर्ष जो है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, या चलो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये वाली बातें मैं बता दूंगा, अभी याद थी लेकिन बताते बताते मैं भूल गया। ठीक है, हो सकता है अभी याद आ जाए पढ़ाते समय लास्ट में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके स्थान पर आरक्षित है? मतलब किसके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं? लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान यानी कि सीटें आरक्षित की गई हैं? तो अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं,
और अनुसूचित जाति की बात करते हैं, और उसके बाद बात करते हैं आंग्ल भारतीय वर्ग की बात करते हैं, यानी कि आंग्ल समुदाय की बात करते हैं, एंग्लो इंडियन की बात करते हैं, और इनमें से कोई सभी की बात करते हैं। तो बड़ा ही बेहतर प्रश्न है, बड़ा ही बेहतर प्रश्न है। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, भूलिएगा नहीं। सॉरी, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए और नोट्स में आप मेंशन करते चलिए। देखिए, आप तो जानते हैं कि लोकसभा में यदि आप देखें या किसी अन्य जैसे विधानसभा की बात करते हैं तो हर जगह पर, अगर सॉरी ज्यादातर लोकसभा की ही मेन बात है, तो अगर आप देखें तो यहां पर क्या की गई है दोस्तों, सीटें आरक्षित की गई हैं। किसके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं? तो अगर आप देखेंगे तो एससी के लिए क्या है, सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। फिर उसके बाद यदि आप देखें तो अनुसूचित जाति की बात करते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति की बात करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आंग्ल भारतीय समुदाय की बात करें, मैंने आपको बताया ही है कि आंग्ल भारतीय समुदाय की बात करते हैं जो एंग्लो इंडियन होती है दोस्तों, उनके लिए भी सीटें एक तरह से आरक्षित की गई हैं। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, एक तरह से यदि आप देखेंगे तो सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक तरह से सही जवाब हो जाएगा एक तरह से यदि आप देखें तो वो डी हो जाएगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आइए हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, लोकसभा की भांति राज्य कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। क्यों नहीं भंग होती है? प्रत्येक 3 वर्ष बाद, वैसे तो राज्यसभा का क्वेश्चन है लेकिन चलो बता देता हूं। ठीक है, तो वैसे तो बात करते हैं कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। क्या ऐसी बातें हैं? प्रत्येक 3 वर्ष बाद आधे सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, या प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/4 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, या प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। देखिए यहाँ पर 1/3 की बात की गई है, और यदि आप यहाँ पर आप देखते हैं तो 1/4 की बात की गई है, यहाँ पर आधे की बात की गई है, यहाँ पर 1/3 की बात की गई है। लेकिन अगर आप देखें तो 3 वर्ष की कोई बात की ही नहीं गई है, तो इसके लिए क्या है, ऑप्शन नंबर जो पहला है वो गलत हो जाता है। फिर उसके बाद यदि आप देख रहे हैं तो उसके बाद ए भी गलत हो जाता है, 3 वर्ष की कोई बात नहीं की गई है। अब 2 वर्ष की तो बात की गई है कि राज्यसभा में हर 2 वर्ष में क्या होगा, 1/3 सदस्य जो होंगे सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1/4 है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही हो जाएगा। दोस्तों अभी मैंने आपको एक प्रश्न की बात किया था, चलिए एक लास्ट बता देता हूं, और उसके बाद अभी मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं बता रहा था ना, वो मुझे याद आ गया है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो 2 वर्ष के बाद क्या है, 1/3 सदस्यों की, मतलब हर 2 वर्ष में क्या होता है, राज्यसभा की बात करते हैं, सॉरी एक हर 2 वर्ष में क्या होता है, हर 2 वर्ष की बात करते हैं, या प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, राज्यसभा में यदि आप देखें तो 1/3 सदस्य जो होते हैं वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि दोस्तों रिटायर्ड हो जाते हैं। ये बातें ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट वाली बात मैं बता रहा था और उस समय मैं भूल गया था, तो बिल्कुल ये बातें सही है, वही बातें रहेंगी। 65 वर्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और अगर आप देखें तो 62 वर्ष किसके लिए है, तो हाई कोर्ट के लिए है। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट की जज की बात करते हैं तो वो है दोस्तों 62 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो उनके जजों की जो कार्यकाल खत्म होता है 65 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, वैसे मैंने बता ही दिया था सही, लेकिन रिकॉल नहीं हो पा रहा था, मैं सोच रहा था कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं हो गया। देखिए कभी कभी कुछ चीजें होती हैं पढ़ाते समय, आप सोचिए कि 2 से 2.5 घंटे क्लास पढ़ाते समय क्या होता है, कुछ ना कुछ चीजें कई बार मिस हो जाती हैं। ठीक है, तो वो चीजें आप चिंता मत करिएगा, अगर कोई चीजें मुझे मिस लगी तो वो चीजें मैं बाद में बता भी दूंगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मैं आगे निकल जाऊंगा पढ़ाऊंगा नहीं, मेरी एक आदत है, अगर कोई भी बातें मैं भूलता हूं तो उसे मैं बाद में क्या करता हूं, उसे बता देता हूं, या कोई चीजें मैं कंफर्म नहीं हूं तो बाद में उसके बारे में मैं दूसरी क्लास में जरूर बता देता हूं। ठीक है, तो आपको ये सब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के विषय में हमारी जो चर्चाएं हुई हैं, एक बार हम जल्दी से 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं,
और जैसा कि बात करते हैं, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पढ़े वहां जहां से आपका सिलेक्शन होना, यहां से हमारी आपकी शुरुआत हुई थी। और ये हमारी पहली क्लास, आज का हमने पहले टॉपिक में क्या देखा था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में देखा था। तो हमने आपको बताया था, एक दोस्त फटाफट कर देता हूं ना, चलिए एक बार फटाफट मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। मैंने आपको बताया था लेजिस्लेटिव की बात करते हैं या लेजिस्लेचर की बात करते हैं, एक ऐसी संस्था जिसका काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जिसे कहा जाता है, इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसके काम की बात करते हैं तो कार्यपालिका का काम होता है पूरे देश में अगर कोई कानून बना हुआ है तो उसे लागू करने का काम होता है। फिर उसके बाद न्यायपालिका का काम क्या होता है, अगर किसी ने कानून मतलब किसी ने कानून को तोड़ा है तो उसके तहत क्या होता है, न्यायपालिका उस कानून के तहत सजा देती है। फिर उसके बाद बात करते हैं संसद का गठन कैसे होता है, तो अनुच्छेद 79 में हमने आपको बताया था। फिर हमने आपको संसद के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दिया कि संसद के बारे में किस आर्टिकल में चर्चा की गई है या किया गया है और कहां से कहां तक। संसद में 3 महत्वपूर्ण बॉडी है दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की बात करते हैं। और संसद को जो अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो अपनाया गया है, वो ब्रिटेन के हिसाब से अपनाया गया है, ना कि एक तरह से यदि आप देखें तो अमेरिका के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, ये बातें हमारी आपकी हो गई। फिर लोकसभा की बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा कट रहा है ना, चलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। ठीक है, लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा की बात करते हैं तो हमने आपको बताया है, लोकसभा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दिया हुआ है कि लोकसभा के सदस्य मतलब कौन लोकसभा का सदस्य बन सकता है, उसकी क्या उम्र होनी चाहिए, अस्थायी सदन, दुनिया भर की जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें हमने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद यदि आप देखें तो लोकसभा की तस्वीर हमने आपको दिखा दिया है कि ये मेन तस्वीर क्या कहती है और कैसे क्या समझाने की बात करती है। फिर संविधान में 104वां संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है, जिसके तहत एंग्लो इंडियन के समुदाय से जो लोग 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था उसे राष्ट्रपति ने क्या किया है, सॉरी राष्ट्रपति क्या करेंगे, अब मनोनीत नहीं करेंगे। कब से, जब हमारी 18वीं लोकसभा चलेगी यानी कि 2024 से। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं भारत मतलब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसकी हमारी बातचीत हो चुकी है। ठीक है, हमने आपको बताया है कि लोकसभा में मंत्री परिषद जो होती है वो मंत्री परिषद जो होती है लोकसभा के प्रति ही जिम्मेदार होती है। 100 अनुच्छेद 110 के तहत मनी बिल को पास किया जाता है, ये बातें भी हमने आपको बता दिया है। फिर 17वीं लोकसभा इस समय चल रही है। 18 जो मत देने की उम्र थी 21 वर्ष घटाकर कितनी कर दी गई है, तो 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 61वें संविधान संशोधन 1958 के तहत। पहली लोकसभा का गठन कब किया गया, 1952 में किया गया। फिर लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है और वही लोकसभा की अध्यक्षता करता है, ये बातें हमने बता दिया है। भारत के पहले लोकसभा की अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे, गणेश वासुदेव वालंकर की बात करते हैं, कार्यकाल के दौरान इनकी डेथ हो गई थी, ये बातें भी हमने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, फिर हमने आपको बताया है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। फिर उसके बाद हमने आपको बताया आर्टिकल 75 और आर्टिकल 75 के तहत क्या बताया गया है, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि जनता के प्रति। ठीक है, ये बातें हमने आपको बता दिया है। फिर 16वीं लोकसभा की बात करते हैं तो जो चल रही थी सुमित्रा महाजन उस समय के अध्यक्ष थी। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो अगर आप देखें तो ओम बिरला है। फिर हमने आपको बताया कि लोकसभा में गणपूर्ति या संसद में गणपूर्ति के लिए कितना चाहिए, तो 1/10 सदस्यों को चाहिए, मतलब एक तरह से 1/10 सदस्य होने चाहिए। लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 साल से भी अधिक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कब, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो यानी कि नेशनल इमरजेंसी लागू हो। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो भंग होने के बाद भी अध्यक्ष बना रहता है जब तक कि उसके स्थान पर एक अलग अध्यक्ष नहीं आ जाता है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होता है तो उसके स्थान पर क्या होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा में कुल राज्यों में मतलब कौन कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं, मैंने जो मेन बातें हैं वो मैंने लिख दिया है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में मैंने बता दिया है, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, दिल्ली में सबसे ज्यादा सीटें हैं केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार, ये बातें भूलिएगा नहीं। और जम्मू कश्मीर में उसके दूसरे नंबर पर है दोस्तों, यानी 5 सीटें हैं। और अगर दादरा नगर हवेली की बात करते हैं, यहाँ पर 2 सीटें हैं। नई लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो जो नई संसद भवन बनी हुई है या बनाया गया है उसमें 888 सीटें दी गई हैं, यानी कि निर्धारित की गई। ये तो क्वेश्चन है, अब इसमें क्या समझाने की आवश्यकता है, ये सारी बात तो आप समझ गए होंगे। एक महत्वपूर्ण बातें थी वो मुझे समझाना है एक बार दोबारा, क्योंकि आपको याद हो जाए बातें ना।
ये देखिए, उम्र की बात हमने बताया था, इसको आप भूलिएगा नहीं दोस्त, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न जरूर बन जाता है। और यहां से जब प्रश्न बनेगा तो आप समझ लीजिए कि अगर ऐसे प्रश्न गलत हो गए तो समझ लीजिए आप एग्जाम से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सिली क्वेश्चन होते हैं जिनको हर कोई सही कर लेता है। ठीक है, तो आज के विषय में हमारी जो चर्चाएं हुई, अगर आप देखें तो लगभग लोकसभा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दिया है। अगली क्लास में हम जानेंगे राज्यसभा के बारे में, और जैसे ही राज्यसभा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, वैसे ही मैं आपको विधानसभा के बारे में बता दूंगा और विधान परिषद के बारे में बता दूंगा। और उसके बाद जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तभी मैं आपको राज्यपाल पढ़ा दूंगा, ताकि आपके जो जीवन के संकट है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बिल्कुल कम हो जाए। ठीक है, यानी कि खत्म हो जाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह क्लास बेहतर लगी हो, यदि आप लोगों ने मेरी बात को अच्छे तरीके से समझा हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर हमारे सपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा छात्र आ जाते हैं, मैं गारंटी देता हूं कितना बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि अगर आप देखेंगे तो भारत की किसी भी यूट्यूब चैनल वाला इस तरह की चीजें नहीं प्रोवाइड करा पाएगा। क्योंकि आप सोचिए कि लोकसभा को ही हमें पढ़ाने में कितना समय लग गया, मतलब इतनी बड़ी वीडियो मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। बाकी राज्यसभा की छोटी वीडियो होगी, और राष्ट्रपति और राज्यपाल की जिस दिन क्लास चलेगी, ये मान के चलिए बहुत बड़ी वीडियो होगी। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं टॉपिक वाइज, ज्यादा नहीं, 40 से 50 टॉपिक में करवाऊंगा, ये मान के चलिए। वहां से क्वेश्चन अगर पूछे गए तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखूंगा, और साथ ही साथ अति संभावित क्वेश्चन को देखूंगा। जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए होंगे, ये मान के चलिए आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको मैं दिखाना चाहूं नोट्स, अगर आप देखें तो इस तरह की नोट्स आप तैयार करिए। देखिए कितना बेहतर नोट्स बनाई गई है, इस नोट्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप भी इसी तरह से शानदार नोट्स को बना लेते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। जीके जीएस ऐसे पढ़ा जाता है और ऐसे पढ़ाया जाता है। एग्जाम निकालना है तो चूज करिए अपने शशि आईएएस एकेडमी को, और प्रवीण सर को सपोर्ट कीजिए, ताकि प्रवीण सर आपके साथ पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ लगे रहे। दोस्तों, आज की क्लास को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।